चेक करिए कि अगर ऐसा पेपर आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, तो 80 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने इस वीडियो में आप पढ़ेंगे हिंदी, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस, जीके, जीएस, बाल विकास, शिक्षण कौशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र यानी स्वतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कीजिएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, क्या कह रहा है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 1 उत्तर हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, उसे हम घोष कहते हैं। घोष को ही हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण वाले जो वर्ण होते हैं इनको बोलने में वायु से ज्यादा हवा या वायु निकलती है। ठीक है, इसकी ट्रिक आपने पढ़ी होगी, अघोष, सघोष, महाप्राण और अल्पप्राण की। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहला सही दिया है उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, ढा है, सा है, ठा है और सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मूर्धन्य ध्वनियां नहीं है, मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। एक ऑप्शन आपको चुनना है मूर्धन्य जो व्यंजन नहीं हो। ऑप्शन यहां पर प्रश्न संख्या 2 के लिए सही हो जाएगा सा, क्योंकि आपका सा, सा, साहा किस में आ जाता है? ऊष्म में आ जाता है। मूर्धन्य व्यंजन कहते किसको है अगर आपको यह जानना है? यानी जीभ के लचीले के सामने के हिस्से से जो वर्ण उच्चारित होते हैं, जिनको हम किरीट व्यंजन भी कहते हैं, इनको हम किरीट व्यंजन भी कहते हैं। इसमें आपका टा आ जाता है, ठा आ जाता है, डा आ जाता है, अढ़ा आ जाता है, ड़ा और ड़ा, ये शा, ठीक है, ये वाला सा शामिल है इसमें, और ड़ा, ये आपके हैं मूर्धन्य व्यंजन। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक में संधि की पहचान करना है, यड़ स्वर संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए उत्तर करिएगा। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, नाम अगर आपका नहीं बोला जा रहा है तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो फिर नाम कैसे बोला जाएगा? तो अंत तक बने रहिए। नाम लेना जरूरी नहीं, चीजें आपको समझ में आए ये जरूरी है। एक को जब आप तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 2 पाई दिख रहे होंगे। ट्रिक हमारी कहती है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन जिसमें 2 पाई आपको दिख जाए आप वृद्धि संधि लगाइएगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 + 1 हो जाएगा 1 + 1 मिल जाएगा 1 यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न बनता है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? तो वृद्धि रेच। यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको यड़चि। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अयवयावः। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पूछा जा रहा है द्विकार में कौन सी संधि है? द्विकार। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप तोड़िएगा, आंसर क्या मिलेगा आपको प्रश्न संख्या 4 के लिए? जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो आपको ये मिलेगा दृक, हलंत वाला और विकार, ये मिलकर के हो गया है दृक विकार। और यहां पर आपसे संधि पूछी जा रही तो उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। आप हलंत देख करके ही यहां पर अंदाजा लगा लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रभुदयाल में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। प्रभुदयाल में कौन सा समास होगा? विशेषता जहां पर भी बताई जाए वहां पर होता है कर्मधारय समास, और जहां पर पहला पद प्रधान हो वहां पर आपका क्या हो जाता है? जहां पर आपका पहला पद अव्यय हो वहां पर हो जाता है अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। तीसरा अर्थ निकलता है ज्यादातर इसमें भगवान वाले नाम आते हैं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखिएगा, दयाल है जो प्रभु, यानी प्रभु की विशेषता बताई जा रही कि वो दयालु है। ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा 5वें प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी। लंका का विनाश रावण के कारण हुआ था। वाक्य में रावण में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? क्वेश्चन नंबर 6, बताइए आंसर।
छठे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। रावण में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी को गुड इवनिंग। जो लोग अब जुड़ रहे हैं क्लास में, एक बार वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका उत्तर हो जाएगा प्रेम। हमेशा एक वचन में, प्रेमो नहीं कहा जाता है ना, प्रेमाएं भी नहीं कहा जाता है। आपका उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव होती है, सकर्मक अकर्मक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरणार्थक क्रिया में हम किसी से कुछ काम करवाते हैं तो सिंपल सी बात है, कैसी होगी? सकर्मक होगी, कर्म होगा उसमें। ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। मूल धातु का वह विकृत रूप जिससे क्रिया के व्यापार में कर्ता प्रेरित कर्ता पर किसी प्रेरक कर्ता का प्रभाव पड़े या प्रेरणा का बोध हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्रेरणार्थक क्रिया के। सुनाना, लिखवाना या लिखवाता, धुलवाना, बनवाना। आपका यहां पर ऑप्शन ए जिन लोगों ने लगाया है जवाब बिल्कुल सही है। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? क्वेश्चन नंबर बात करें यहां पर 9 की, तो मोहन और श्याम यहां पर कितने कर्म हैं? रोटी बना करके अगर आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जज्बा है आपके अंदर ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो 2 है यहां पर। अगला प्रश्न, भारत पाक युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे गए, वाक्य में वाच्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर होगा आपका प्रश्न संख्या 10 के लिए कर्मवाच्य, मारे गए। मोहन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए, वाक्य में काल की पहचान कीजिए। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमद या फिर संभाव्य वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सही जवाब हो जाएगा संभावना है कि उत्तीर्ण हो जाए, पक्का नहीं कि हो ही जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, रेखांकित शब्द में कारक की पहचान कीजिए। डंडे से यानी करण से के द्वारा, ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करण से के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। राजनीति, ओजस्वी, टकसाल या फिर रुद्र। क्वेश्चन नंबर 13 आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर ओजस्वी। एक विशेषता बताइए यानी कि वो बालक ओजस्वी है, वो टीचर ओजस्वी है, वो दुकानदार बहुत ओजस्वी है, किसी के बारे में बात कही जा रही हो। ऑप्शन यहां पर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। ऐशा, आंवला, ओझा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 14, चौदहवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा आत्मा। आत्मा का तद्भव क्या होगा? आप। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऋतुराज, मधुमास, माद या फिर शिरोरूह। शिरोरूह का मतलब क्या हुआ? सर पे, अर्थात ये जो है केस बाल का पर्यायवाची है, तो ये वसंत का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन यहां पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रकाश का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, 2 काम हो सकता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, 111 लाइक हमें दिख रहे हैं। अगर नहीं अच्छी लग रही तो बगल में डिसलाइक, अनलाइक जो भी आपको लगे करिए और कमेंट करके बताइए कि हम अपनी क्लास को
कैसे बेहतर बना सकते हैं, तभी तो चीजें हम अच्छी कर पाएंगे। तो दो में से एक काम जरूर करिए बिना कंजूसी के। लाइक करने से कोई पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, बस एक मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो नए लोगों तक पहुंचेगा। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ पाए अभी तक किसी कारणों की वजह से, वो भी जुड़ जाएंगे। यूट्यूब उन्हें वीडियो हमारा सजेस्ट करेगा। बस इतना सा छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप समझ रहे हैं 80 क्वेश्चन को टाइप कराने में, ठीक है, आप हमारे नजरिए से सोचिएगा, हमारे नजरिए से 80 क्वेश्चन को टाइप कराने में पहली बात हमारा टाइपिस्ट 2 रुपए प्रति क्वेश्चन, 2 से 3 रुपए प्रति क्वेश्चन लेता है। अगर हम 2 रुपए माने तो 160 रुपए हो जाते हैं टाइपिंग के, प्लस क्वेश्चन के कलेक्शन में जो टाइम लगता है उससे मतलब नहीं। तो लगभग 200 से 300 रुपए खर्चा आ जाता है पीडीएफ का, और बाकी चीजें तो अलग ही हैं। तो इतना कम से कम आ जाए ताकि ये क्लास चलती रहे, हमारा आपसे जो कनेक्शन है वो बना रहे हमेशा के लिए। इतना आप कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। बाकी अब रोज रोज हम तो आपको वीडियो वैसे बना करके दे नहीं पाएंगे कि अब पीएनपी परीक्षा नहीं करा रहा है तो ये बदलाव होगा, फिर हम आपको नंबर दे दें, फिर कहें कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना, 2-4 डेमो दिखा दें, फिर टीचर गायब हो जाए, वो सब नहीं हो पाएगा। अब आजकल एक प्रचलन चला है, हम टीम क्यों नहीं बना रहे हैं, आपको पता है हम बड़ी टीम क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि कोई भरोसा नहीं। आज टीचर जो हमारे साथ पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर हम नए टीचरों को ऐड करें, उसको अगर 1000 रुपए पर घंटे दें, ठीक, कोई बड़ी कंपनी इसको तुरंत क्या करेगी, जब ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा उसको वो पैसा बढ़ा करके खरीद लेगी। ऐसा बहुत चैनल पे हुआ है। बहुत बड़े बड़े टीचर जो हैं लालच में आकर के, और उनका भी ठीक है, अपना ज्यादा पैसा मिल रहा है, सिंपल सी बात है, जाएंगे ही, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। आपने कोर्स लिया हमारे नाम से, हमारे पास जो टीचर थे उनके नाम से आपने कोर्स खरीदा, पहली बात तो हम कोई पेड कोर्स चला नहीं रहे, फिर क्या वो टीचर ही छोड़ के चला गया, तो नुकसान तो बच्चे का है ना। ऐसा बहुत चैनल पे आपने देखा होगा, कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा है तो वो चीजें नहीं है, यहां पर नहीं हम कर पा रहे। खरीद लेते हैं ना टीचर, जैसे कोई टीचर पॉपुलर हो गया तो बड़ी कोई कंपनी है जिसके पास करोड़ों रुपए है, फंडिंग आ रही है, उसके पास इधर उधर से पैसा आ रहा है, कई सारे चैनल चल रहे हैं, तो उसको टीचर खरीद लेता है कि आप वहां इतना पा रहे हो, मुझसे डबल देंगे, हमारे यहाँ आओ, हमारे चैनल पे पढ़ाओ आके। ये चल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय। तो ये सब चीजें हैं अभी फिलहाल। चलिए इस पे हम बात करते हैं बाद में। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पहला ऑप्शन। 17वां प्रश्न, द्रव और द्रव्य का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें प्रश्न की बात करें, उत्तर हो जाएगा द्रव मतलब तरल पदार्थ, द्रव्य मतलब धन। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर क्वेश्चन नंबर 18, जो बिना बुलाए आया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अनियमित, अनुरक्त, अनाहूत, अकथित। क्वेश्चन नंबर 18। अभी देखिए चैनल था, ग्रेडअप नाम से चैनल था, आप में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, पूरा चैनल ही बिक गया। बताओ, किसी उम्मीद से अगर कोई उससे जुड़ा है, पूरा चैनल ही किसी ने खरीद लिया जिसके पास ज्यादा पैसा था। एक ब्रांड जो बिक सकता है, तो बाकी पे क्या भरोसा किया जाए। हम लगे रहते हैं दिन रात। उत्तर होगा यहां पर अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा शब्द गलत है? गलत आपको पहचानना है, यहां पर विलोम दिए गए हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ, उन्मूलन, रोपण, अग्नि, आकाश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। दिन दहाड़े डील हो जाती है। आज टीचर यहां पढ़ा रहा है, कल पता लगे वहां उनका डील हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर हो जाएगा यहां पर अग्नि का आकाश विलोम नहीं होता है, ये गलत है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध वर्तनी कौन है? सौम्य, उज्ज्वल, पूजनीय, अहिल्या। प्रश्न संख्या 20। शुद्ध वर्तनी यहां पर पूजनीय लिखी हुई है, बाकी उज्ज्वल भी गलत है, उज्ज्वल होता है, और सौम्य होता है, ये भी गलत, अहिल्या भी गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। अब जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, तो चेक किया आपने कि 20 में आपका क्या स्कोर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? ट्रांस हिमालय नदी का नाम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21।
उत्तर होगा यहाँ पर ट्रांस हिमालय नदी की बात करें तो सतलज नदी जो है ये ट्रांस हिमालय नदी के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वतमाला जो महान हिमालय श्रेणियों के तत्काल उत्तर में है उनको हम ट्रांस हिमालय के रूप में जानते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सिंधु नदी जो है ये भी ट्रांस हिमालय है। सतलज नदी तो यहां पर ऑप्शन में ही दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी ट्रांस हिमालय है। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। गंगा का जो है उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तरांचल में उत्तरकाशी। झेलम जो नदी है इसका कहां से होता है? जम्मू कश्मीर में है, गहरी झील झरने से निकलती है ये। सतलज नदी जो है ये आपकी निकलती है मानसरोवर राकस झीलों से। गंगा नदी हमने बता ही दिया। रावी नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा आपने सुना होगा, वहां पर कुल्लू पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? बताइए। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहां पर इक्ष्वाकु को श्री पर्वती कहा गया, श्री पर्वती कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है? पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज के अधिकारी में, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग में। प्रश्न संख्या 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पंचायत के लिए जो काम किए जाते हैं ये कौन कराता है इनका आयोजन? तो राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है? बताइए। ट्वेंटी 24 आंसर होगा यहां पर आपका दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताब ए नौरश नामक पुस्तक का लेखक कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। किताब ए नौरस, इस पुस्तक के लेखक का नाम है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 26। 10, 12, 13, 14। 26वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा, न्यूनतम 12। अगला प्रश्न देखिएगा, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करिए। बेतवा नदी है, ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। राजन आपका कहना ठीक है, बिल्कुल सही है, आने वाले समय में ऐसा ही होगा, करना पड़ेगा। देखते हैं, जब तक हो पा रहा है तब तक ऐसे ही चलने देते हैं। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लगभग इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब जाके अच्छा स्टूडियो बनेगा। उसमें 2-3 डिजिटल बोर्ड लगेंगे, कैमरा लगेगा, लाइट लगेगी। अभी तो एक ही लगा है ना, तो बहुत पैसा लगेगा उसमें।
यहां पर आपको मैच करना है क्रम। यहां पर आपको कूट दिया है, कुछ लोग डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं बिना प्रश्न को समझे। उत्तर आपको करना है कूट में उत्तर करना है। नहीं, फ्री क्लासेस वैसे ही चलती रहेंगी, इनको पेड में इंटरेस्टेड है उनके लिए अलग से। बताइए, यहां पर कूट दिया गया है, अब आपको मिलान करना है। फिर से दिखाई दे रहे हैं, ये वाला देखिए। तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी चंबल, ठीक है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदियों की बात कही जा रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, चंबल आ जाएगा, यानी चंबल, चंबल के बाद सिंधु, सिंधु के बाद आपकी नदी होगी बेतवा, और फिर केन। तो यहां पर आपका 27वें प्रश्न की अगर हम बात करें, कूट आपका सही हो जाएगा 4312। 4312 जिसने लगाया है उनका उत्तर सही है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का तो है ही, किसका नहीं है ये आपको यहां पर चुनना है। तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, हरियाणा का ये हिस्सा नहीं। चंबल नदी पर स्थित है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों के त्रिबिंदु पर 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1978 में। 3 राज्यों की सीमा को यह टच करता है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 29वां। 22 जुलाई 1947। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह आपको पहचानना है। आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा या फिर एंगुइला? क्वेश्चन नंबर 31, 31। में आपका उत्तर होगा मडीरा। मडीरा जो द्वीप है ये कैरिबियन सागर में नहीं है कहां फिर? ये कहीं तो होगा ना? मडीरा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में है ये, कैरिबियन में नहीं है। तो कैरिबियन में कौन कौन है? ग्रेनाडा, मोंटसेरेट और एंगुइला। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपका क्वेश्चन नकारात्मक था। बत्तीस, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने ब्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ब्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 32। 32 उत्तर होगा दामोदर नदी।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है? मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी, भीमाशंकर। उत्तर होगा यहां पर मार्कंडेश्वर मंदिर जो है इसको विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है कहां ये मार्कंडेश्वर का मंदिर? कहां है? ऑप्शन दे आपको? चलिए ऑप्शन देते हैं, बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। बताइए, ए बी सी डी। कहां है मार्कंडेश्वर मंदिर? मार्कंडेय जी का मंदिर है, ये है आपका उड़ीसा में। और एक महाराष्ट्र में भी है। ऐसे तो बनारस में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर जो बात कही जा रही है वो उड़ीसा के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, जगन्नाथपुरी जो है उसी के उत्तर में है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 34, नेटिव मैरिज एक्ट ये आपका आया था, पारित हुआ था 1872 में। 1872 में कब? 18 जुलाई को। क्या उद्देश्य था इसका? इसको भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार अगर दोनों पक्षों में अगर कम से कम एक ईसाई है तो वो विवाह वैध माना जाएगा। ठीक है, और इस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर कुछ देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, आपको मिलाना है। उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। थर्टी फाइव। अब आपको कूट दिखा देते हैं। कूट इस प्रकार कुछ दिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 4 2। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्गाबाद। तो यहां पर सारे सही दिए गए हैं। ठीक है, अब कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बाद में आपको बड़ा अफसोस होगा कि तुक्के लगा दिए होते। तो 35 में आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। आगे बढ़ेंगे, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं आप। इससे पहले आप कहीं किसी समस्या में या किसी के बारे में सोच रहे होंगे, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। आसान सा प्रश्न है, दिवस से विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। एकदम सही जवाब है यहां पर, ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37, सिविल सेवाओं हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सैतीस में आपका उत्तर क्या होगा?
2004 में आए थे। सिविल सेवाओं के लिए पीसी होटा समिति का गठन किया गया था 2004 में। इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। 38वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया। सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया। उत्तर होगा क्रिश्चियमन बर्नार्ड के द्वारा, अर्थात 38वें प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। दिख तो कोई नहीं रहा, सबके कमेंट दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका उत्तर होगा M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। जो 1924 में कानपुर षड्यंत्र हुआ था उसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी थे। M.A. अंसारी इसमें सम्मिलित नहीं थे। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसके द्वारा किया गया। अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी। प्रश्न संख्या 40। पुस्तक जो है इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। पुस्तक का नाम है फवायदुल फवाद। ये इसका संकलन किया है अमीर हसन सिजजी ने। तुक्का लगाया होगा, गलत हो गया होगा, इसको नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व साथ किया गया समझौता कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 41। इकतालीस में आपका उत्तर क्या होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व साथ किया गया समझौता कहा। किसको। मूल अधिकारों को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मूल अधिकारों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा एक समझौता कहा गया। अगला प्रश्न देखिएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं। एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। ठोस, अस्थि, दंतवल्क, दंत धातु, नख। इंसान की जब मृत्यु होती है उसको जब जलाया जाता है तो सब कुछ जल जाता है। दो तीन चीजें ऐसी हैं जो नहीं जलती हैं, जहां तक मेरी जानकारी में। वो होती हैं अस्थियां जो प्रवाहित की जाती हैं और उसी में कुछ दांत भी मिलते हैं। यहां पर पूछ रहा है सबसे अधिक कठोर क्या होता है। तो साइंस ये कहती है कि दंतवल्क जो है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है शरीर के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। कानपुर मामले में मुकदमा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। कशेरुक जंतु का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है। 44, 45,
इनेमिल सबसे कठोर होता है। 45 देखिएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क या फिर यकृत? क्वेश्चन नंबर 45 आंसर होगा आपका यहाँ पर यकृत। देखिए इस क्लास में आपको पता नहीं चलता होगा बट हम बता देते हैं आपको, विज्ञान के भी क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी भी रहती है, हिस्ट्री भी रहती है। आप खुद ही देख पा रहे हैं इधर जो क्वेश्चन 4-5 चल रहे हैं ये साइंस के क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपके सिलेबस में है। उसी जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा खुद को, ये वाला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है, ये वाला आपका इतिहास से है, ये वाला भी आपका इतिहास से है आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे है, ये आपका साइंस से हो गया है ना। ये दिवस वाला एक प्रश्न आ गया, नदी से कूट एक राजस्थानी से प्रश्न आ गया, एक्ट वाले कुछ प्रश्न, कुछ मंदिर वाले प्रश्न। तो हर टॉपिक को समाहित हम कर रहे हैं, हर टॉपिक को टच करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक बेहतरीन कलेक्शन होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। कुछ अगर आपको नया मिलता है तो आप उसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। गुर्दा, हृदय, फेफड़े का किया जा सकता है लेकिन दिमाग का नहीं किया जा सकता, ठीक है। आंखों का किया जा सकता है, ऑपरेशन हो जाता है, आंखें चेंज हो जाती हैं, लेकिन मस्तिष्क का नहीं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? सिलेबस देखिए, इस पर भी हम बात करेंगे, बस वही है कि आदत नहीं है फालतू के ऐसे वीडियो बनाने की। देखिए ये सब क्या है, यूट्यूब पे कई तरीके के लोग हैं, अपना कोर्स बेचने के लिए आपको थोड़ा सा डराएंगे। वही लोग अभी बताएंगे कि कोर्स बदल गया है, सिलेबस बदल गया है, पैटर्न बदल गया है। हम क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा हमें कुछ अभी प्लान नहीं है। जब प्लान करेंगे कोर्स बेचना होगा तो ये मार्केटिंग का तरीका होता है कि बच्चों को कैसे भी डराओ ताकि वो डर के कोर्स खरीद लें और नोट्स खरीद लें, और अंदर से हमारी वो इच्छा होती नहीं है। आप बताइए क्या कोई ऑफिशियल नोटिस आई है सिलेबस बदलने की? क्या जो इतिहास लिख गई है बाबर मुगल शासक, क्या वो बदल जाएंगे? क्या संविधान बदला जाएगा, जो संविधान के क्वेश्चन बदल जाएंगे? नहीं ना। क्या हिंदी में दोबारा संधि, दोबारा नई कोई संधि आएगी, या समास क्या कोई नया उसमें ऐड हो जाएगा? आप बताइए। जो महादेवी वर्मा जी रचनाएं कर गई हैं, मुंशी प्रेमचंद जी जो रचनाएं कर गए हैं, जयशंकर प्रसाद, क्या वो बदल जाएंगी या फिर से करने आएंगे? नहीं ना, वही सब रहेगा। बाल विकास में क्या पियाजे फिर से उसमें कोई चीज ऐड करेंगे? नहीं, सब वही रहने वाला है। बस इतना बदल सकता है कि मान लीजिए हिंदी 20 नंबर की आ रही है, वो हो सकता है 30 की कर दें, 10 क्वेश्चन बढ़ा दें, या 15 क्वेश्चन कर दें, 15 संस्कृत कर दें, लैंग्वेज को बराबर करने के लिए। अभी क्या है 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 10 संस्कृत के हैं, 10 इंग्लिश के हैं, बराबर करने के लिए वो 15-15 कर सकते हैं। कंप्यूटर की अब वर्तमान में जरूरत ज्यादा है तो कंप्यूटर 5 नंबर का है, वो 10 नंबर कर सकते हैं। पेपर 1 हो रहा है सुपर टेट का, पेपर 2 कर सकते हैं। इतना तक संभव है। बट आप कहें कि एकदम चीजें बदल जाए तो वो नहीं होने वाली। 48वां प्रश्न देखिए, बस इतना हो सकता है। पूछ लिया आपने, अच्छा किया, बेफिक्र होकर के अभी आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए। जल होता है अधिकांश भाग में, 90% कुछ लोग लिख रहे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? हमने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेट का भी कोर्स खरीद लिए हैं, सुपर टेट का भी खरीद लिए, अभी कुछ लोग वीडियो का फॉर्म भरे होंगे उसका भी कोर्स खरीद लेंगे, टेट का आएगा उसका भी कोर्स नोट्स खरीद लेंगे। आप बताइए, जो पेट में आपने इतिहास हिंदी पढ़ी है वही तो इसमें हेल्प करेगी, वही इसमें करेगी, वह इसमें करेगी, ईवीएस वगैरह होता तो सब वही है। लेकिन क्या है, सिस्टम जो है लोगों ने बना रखा है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है सबका। यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पराशरण की प्रक्रिया कहते हैं जिसके माध्यम से श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 50। 20 ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा? क्वेश्चन नंबर 51।
जिन चीजों को नई शिक्षा नीति में कहा गया उस पर ध्यान देने के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस की संख्या 5 से 10 हो सकती है, 20 भी हो सकती है कि एक अलग से पेपर बढ़ा दिया जाए। रीजनिंग की क्वेश्चन 5 है, थोड़ा कम लग रहे हैं, इसको बढ़ा करके 10 या 20 किया जा सकता है। जैसे केवीएस में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, हिंदी इधर भी पेपर 1 में भी आती है, उधर भी आती है, पार्ट 2 में भी आती है, ऐसे कुछ किया जा सकता है। बाकी एकदम से आप कहें कि इसमें आपके एमबीबीएस वाली कुछ चीजें ऐड कर दी जाए या पॉलिटेक्निक जो कर रहा है वो चीजें ऐड कर दी जाए, तो ये नहीं होने वाला। लोहा पाया जाता है, यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर कितनी होती है? वयस्क पुरुष के लिए एक लेवल होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें डिटेल वो डॉक्टर लिखता है, टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है तो लगभग 14.5 ग्राम इसके आसपास। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर आपका 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, किस शारीरिक प्रक्रम में पोथ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका उत्तर क्या होगा? रक्त के थक्का जमने में, रक्त जमाव में सहायता करता है ये पोथ्रोम्बिन। 54, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? फिफ्टी 54, गुर्दे का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, चलिए बुक बता देंगे स्टेट के लिए, इस पर कहेंगे तो आप वीडियो भी बना देंगे, एक बुक में सारा कंटेंट नहीं मिल सकता। गुर्दा जो है हार्मोन्स का श्रावण, कई सारे हार्मोन्स का श्रावण नहीं करता, बाकी यूरिया को छान करके बाहर करना ये चीजें हैं, तो ये कार्य है, लेकिन आपका डी वाला जो है ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, कंडरा जोड़ता है हड्डी से हड्डी को, पेशी को हड्डी से, हड्डी को पेशी से, या फिर पेशी से पेशी को? बताइए, कंडरा किसको जोड़ता है? कंडरा को हम टेंडन भी कहते हैं, ये एक प्रकार का ऊतक होता है, संयोजी ऊतक है, रेशेदार संयोजी ऊतक है, लिखना चाहे लिख लें, कंडरा कहा जाता है इसको टेंडन भी कहते हैं, टेंडन। ऑप्शन में प्रश्न में कई बार टेंडन में लिखा मिलता है, टेंडन किसको जोड़ता है? तो मांसपेशियों के साथ हड्डी को जोड़ता है। 55वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा मांसपेशी को हड्डी से या पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य होता है टेंडन का। ये एक संयोजी ऊतक है, जैसा कि हमने आपको बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 56। चलिए, संख्या कुछ क्लास में बढ़ी है तो हमारा मोटिवेशन, मतलब हमारा मनोबल बढ़ा है, ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें बस। क्वेश्चन नंबर 56, अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे बाल विकास शिक्षण कौशल। इसमें भी लोचा है, आपने यूपी टेट की तैयारी की होगी, रीट का पेपर देखा होगा, एमपी टेट का देखा होगा, सभी में क्या है 30 नंबर का बाल विकास है। और सुपर टेट में सिलेबस को बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा क्या किया गया, बढ़ाया कुछ नहीं। 10 नंबर उन्होंने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान लिख दिया, कुछ टॉपिक इसमें डाल दिए। 10 नंबर इन्होंने क्या किया, शिक्षण कौशल कर दिया, और 10 नंबर इन्होंने जीवन कौशल का है। वही चीजें, एक टॉपिक खाली ऐड है इसमें, जो आपका है प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास। उसमें आपको पढ़ना है कि बच्चे का उपनयन संस्कार, प्रवज्या संस्कार पहले कैसे क्या होता था, वो पढ़ना है आपको। जीवन कौशल से मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न आना है, बाकी टॉपिक आपके बाल विकास वाले हैं। लेकिन क्या है, यूट्यूब पे कोचिंग संस्थाओं में आपको बता दिया था, अरे जीवन कौशल आएगा 10 नंबर का, कभी नहीं पढ़ा है, हमारे नोट्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, सब पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। जीवन कौशल पर हमने एक वीडियो दिया है, याद आ गया, हम बता दें, जीवन कौशल पापा वीडियो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जीवन कौशल पापा वीडियो 56 मिनट की वीडियो है, उसको लगभग 1 लाख लोग देख चुके हैं, आप भी देखिएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसी से आपका हो जाएगा। तो डरना नहीं है, बस अपने अंदर लेवल मेंटेन रखना है। निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण सिवाय, आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, उसमें ये बताता है ज्ञान, प्रयोग, अनुप्रयोग, नहीं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन।
चलिए देखिएगा। धन्यवाद संतोष जी, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 56, संश्लेषण किसमें? चित्र रंगने में आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है। निबंध लिखने में आपको सोचना पड़ेगा किस टॉपिक पे लिखें, कितने शब्दों में लिखें, है ना। शब्दों का चुनाव करते समय आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भाषण में भी, सिद्ध करने में भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, संश्लेषण करना पड़ेगा। चित्र रंगने में क्या है, आपको उठाया आपने कलर और रंग दिया, जहां भी जो भी था उसके हिसाब से। अब रोज अगर आपको वो करना है, फ्लावर को अगर आपको रंगना है, घर को रंगना है, तो इसमें कोई एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। पूछ रहा था शिवाय, शिवाय का मतलब कौन सा संश्लेषण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? अगर बालक चोरी करना सीख रहा है, गालियां देना सीख रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गैंग बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि परिवार के वातावरण का प्रभाव, घर से छूट मिल रही हो, घर से बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा हो, घर से सवाल जवाब ना किया जा रहा हो, कहाँ रहते हो, दिन भर क्या करते हो, ये चीजें डिस्टर्ब करती। क्वेश्चन नंबर 58, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि यह गुण सकारात्मक कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसके माध्यम से माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 58, परिवेश का प्रभाव कहा जाएगा इसको। इस प्रभाव को हम कहेंगे परिवेश का प्रभाव। अगला, सुनने की क्षमता की जांच के हेतु कौन सी, इंद्रजीत कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन सुपरटेट में नहीं आएगा। तो पिछला पेपर देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया था, उसी लेवल को तो हम लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, सुनने की क्षमता पढ़ा है आपने ईबीएस में, डेसिबल। ऑप्शन आपका यहां पर बी सही हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका नहीं है? मेंटल यानी मेंटली रूप से अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो कौन सा तरीका नहीं है, पूछ रहा है। कुछ नजदीकी विश्वसनीय मित्र हो जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकें, ये तो अच्छा तरीका है। अपनी समस्याओं को अपने तक रखें, फिर तो आप उलझ जाएंगे। मनोरंजन होगा, ठीक है, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, खुश होंगे आप, देख करके थोड़ा एंजॉय करेंगे, चर्चा करेंगे भी। लेकिन अगर आप लिमिटेड रखते हैं, आप अपनी मन ही मन में सोच रहे हैं कि ऐसा है, कब होगा, क्या होगा, वैकेंसी नहीं आ रही, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, पढ़े कि ना पढ़े, वगैरह वगैरह, तो आप ज्यादा परेशान होंगे मेंटली। ये अच्छा तरीका नहीं है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना, पर्सन, पर्सनल, पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 61, मुखौटा कहते हैं इसको, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? पर्सोना। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका नहीं है, नाम मात्र की भूमिका है। आप पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। आकर्षक भूमिका, देखिए विवादित प्रश्न है, रीट में प्रश्न पूछा गया है, ये वाला रीट में प्रश्न पूछा गया। कहीं कहीं इसका आंसर मिलता है कि नाम मात्र की भूमिका है, कहीं कहीं मिलता है महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां पर ऑप्शन दिया है नाम मात्र की भूमिका, तो हम यही लगाएंगे, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन ठीक नहीं। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत श्रेष्ठ किसका है? इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हैं तो श्रेष्ठ किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 63, अब आपको अगर ये पता है कि ये सिद्धांत किसने दिया तो आप उत्तर कर लेंगे। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत ये आपका किसका है? क्वेश्चन लेंथी बनाया गया, स्टर्नबर्ग। ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? प्रश्न संख्या 64,
आंसर कीजिएगा। इंद्रजीत पीसीएस लेवल का, ठीक है, अपना अपना है सबको। जिसकी तैयारी ज्यादा हो गई है, वो बाल मार रही है, उसको लग रहा है कि ये नहीं आएगा, आसान है। 64 में आपका क्या उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है केवल बालकों पर, ये दुरुपयोग का संकेत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा नहीं दिखा, आप देख लीजिए, केवल लगा है वैसे भी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 से 18, 6 से 18, 6 से 22, 6 से 18, यहाँ पर दो ऑप्शन में हो गया, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा 16 से 18, 65 में। अब आंसर करिए 65 में। अभी दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। यहां पर आपका बात कही जा रही है दिव्यांगजन, जो लोग 6 से 14 सोच रहे थे, खैर यहां पर ऑप्शन दिया नहीं, वरना बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होने वाले थे। 6 से 18 होगा यहां पर, ठीक है, 6 से 18 वर्ष, क्योंकि दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधा जो है 6 से 18 वर्ष तक के लिए। कुछ लोग अभी भी डी लगा रहे हैं। इतना हाली कुकर सीटी दे रहा है। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझ लीजिए, छपेगा यह प्रश्न। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 66 के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के लिए इन्होंने ही आवाज उठाई थी। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर होगा यहां पर 67वें प्रश्न का, मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। परीक्षण करना मतलब मूल्यांकन ही हो गया ना, परीक्षण करना। अगला प्रश्न देखिए। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, पियाजे, वाटसन, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 68। अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करता है, क्या इंगित करता है? कि वो शुभचिंतक है, ज्ञान की कमी है, कुंठित है, संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं। 69वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आंसर हो जाएगा। यहां पर बैलेंस नहीं है, वो संवेगात्मक रूप से गुस्सा कर रहा है बात बात पे, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस 5 मिनट और लगेगा। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में प्रमुख कथन पहचानिए। पाठ्यपुस्तकीय केंद्रित, मानक निर्देश, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। 70। तो यहां पर बाकी तीनों ऑप्शन आपको लग रहे होंगे, ये वाला निगेटिव है, ये वाला भी, ये वाला, सी वाला आपका सही है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना पर विश्वास कीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है आवश्यकता, प्रवाहिता, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति। ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, ये जहां तक मुझे याद है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में जीवन कौशल में दिया गया है। अब क्या कहेंगे आप? जीवन कौशल में ये टॉपिक दिया गया है, मोटिवेशन वाला। अभिप्रेरणा में जो तत्व होते हैं, प्यास किसके अंतर्गत आता है? 71 की अगर हम बात करें, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अंतर्नोद। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अभिप्रेरणा वर्णित देती है ज्ञानात्मक जागृति, भावात्मक जागृति, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? एक परिभाषा है जो 2017 के
पेपर में पूछी गई है कि प्रेरणा जो है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये किसकी परिभाषा है या ये क्या है? तो आपको याद रखना है गुड एनफ की ये परिभाषा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है। हाँ, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 72 के लिए ज्ञानात्मक और भावात्मक यानी ए और बी दोनों, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारविहीन अधिगम निम्नलिखित में से, भारविहीन अधिगम का मतलब समझ रहे हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। देखिए क्वेश्चन को कैसे फंसाया जा रहा है, थोड़ा सा अगर आप गड़बड़ किए तो उत्तर गलत हो जाएगा। सबको पता है इस प्रश्न का आंसर, यशपाल समिति, एनसीएफ अगर आपने पढ़ा है। अगला प्रश्न देखिए। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों के अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी पुनः स्मरण। क्वेश्चन नंबर 74 में आपका उत्तर होगा विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक। अभिसारी तो एक पर टिके होंगे, आपने प्रेरणा के घटक नहीं पढ़े हैं। अभी हम आपको समझा देंगे, प्यास वाला जो क्वेश्चन है, आवश्यकता वाला, अभी समझाते हैं। बस 5 प्रश्न और हो जाए। कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक, ये वाला समझ में आया ना? यहाँ पर स्टैंडर्ड पाठ वो आकलन की बात कही जा रही है, यहाँ पर पुनः स्मरण की बात कही जा रही है, यहाँ पर आपका आलोचना यानी गुण और दोष दोनों की बात कही जा रही है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िएगा। आंसर होगा 75 के लिए मूर्त से अमूर्त, क्योंकि क्या कह रहा है, श्रव्य दृश्य, जो चीजें दिख रही हो पहले वो, फिर उसके बाद जो चीजें नहीं देखा सकते हम क्लास में वो। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर में पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म उत्तर होगा 76 के लिए डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। देखिए स्कैन तो ये आपका इनपुट है, स्कैन करता है किसी चीज को। प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये एक मशीन है जिससे फ्लैक्स जो बैनर बनते हैं, बोर्ड वगैरह, वही होता है, उसको प्लॉटर कहते हैं। जिससे फैक्स वाली जो फैक्स कह रहे हैं, फ्लैक्स वाले जो बैनर बनते हैं, बोर्ड बनते हैं, वो इसी से छप करके आते हैं। चुनाव वगैरह में जो लगते हैं, दीपावली इस समय देख रहे होंगे, पार्षद का और नगर पालिका का चुनाव खूब आपको दिख रहे हैं, तो प्लॉटर होगा यहाँ पर। कंप्यूटर केवल डैश के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। अक्षर, शब्द, संख्या, मल्टीमीडिया। अब इस क्लास से आपने कुछ तो नया सीखा है ना? नहीं कुछ है तो यही जान गए प्लॉटर क्या है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर आप 5 प्रश्न भी नए सीख लेते हैं इस क्लास से, या किसी भी की भी अगर आप क्लास कर रहे हैं, 50 में अगर आप 5 प्रश्न भी नए सीख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्लास यूजफुल है। कुछ नया सीखने पर आपका ध्यान होना चाहिए। 78 में आपका उत्तर होगा संख्या के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। सिस्टम के डैश होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शट डाउन, बंद करने के बाद अपने आप बूट नहीं होता। मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैसेज एक्सेस कंट्रोल, मेल एक्सेस कंट्रोल, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अस्सी में आपका उत्तर हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो क्वेश्चन था
एक में डाउट हो रहा था किसी को, ये वाला अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या, देखिए जो एक होता है आवश्यकता, जो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक होता है अंतर्नोद, इसी को हम प्रणोद भी कहते हैं, इसी को हम चालक भी कहते हैं। ठीक, अब अभिप्रेरणा के संदर्भ में पूछ रहा है तो मूल प्रवृत्ति का कोई आंसर मतलब कोई चांस ही नहीं। अगर ये प्रश्न पूछता कि प्यास क्या है, इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन किया गया ना कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में अगर ये पूछता कि प्यास क्या है तो आप लगा देते हैं मूल प्रवृत्ति, भूख, प्यास, और क्या होता है गुस्सा, काम प्रवृत्ति, ये चीजें क्या है मानव में मिली ही हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्म से ही मिली होती हैं, उन्हीं को मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। आवश्यकता क्या होता है, जैसे आपको आवश्यकता है, प्यास लगी तो आप पानी पीते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि प्राणी के शरीर में किसी वस्तु की कमी, तो उसी को हम कहते हैं आवश्यकता, है ना। तो पानी की कमी क्या है, आवश्यकता है। पानी की कमी क्या है, आवश्यकता है। पानी की कमी आवश्यकता है। प्रणोद, चालक या अंतर्नोद, तीनों एक ही बात है। ये क्या है, दूसरा स्टेप है आपका अभिप्रेरणा का। जब आवश्यकता आपके मन में होगी तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, और जो ये क्रियाशीलता है, आपको आपके शरीर में पानी की कमी है, उसकी वजह से क्या लगी है आपको, प्यास। तो प्यास क्या है, चालक है, प्रणोद है, अंतर्नोद है। समझ में आया। प्रोत्साहन तीसरा स्टेप होता है, ठीक है। आपको मिल गया पानी, आपकी प्यास खत्म हो गई। समझ में आया। जैसे भूख लगती है व्यक्ति को, कोशिकाओं में जब भोजन की कमी होती है तो भूख लगती है। आवश्यकता, भूख जो है इसका चालक है, भोजन क्या है, प्रोत्साहन है। तो यहां पर पानी क्या होगा, प्रोत्साहन होगा। पानी क्या होगा, प्रोत्साहन होगा। ये तीन स्टेप हैं, आवश्यकता, प्रणोद जिसको हम चालक अंतर्नोद भी कहते हैं, और प्रोत्साहन। उम्मीद करते हैं डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई टॉपिक अगर आपका है डिमांडेड तो कमेंट करके लिखिएगा।